लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुंवर इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह और सरयू को बड़ा तभी ताज्जुब हुआ जब उन्होंने एक एक करके 7 आदमियों को तिलिस्मी बाग में पहुंचाए जाते देखा। जब उस मकान की खिड़की बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया, तब इंद्रजीत सिंह ने कहा, उस तरफ चलकर देखना चाहिए कि ये लोग कौन हैं। आनंद सिंह, जरूर चलना चाहिए। सरयू, कहीं हम लोगों के दुश्मन न हो। आनंद सिंह, अगर दुश्मन भी होंगे तो हमें कुछ परवाह न करनी चाहिए, हम लोग हजारों में लड़ने वाले हैं। इंद्रजीत, अगर हम 10-20 आदमियों से डरकर चलेंगे तो कुछ भी न कर सकेंगे। इतना कहकर इंद्रजीत सिंह ने उस तरफ कदम बढ़ाया। आनंद सिंह उनके पीछे पीछे रवाना हुए, मगर सरयू को साथ आने की आज्ञा नहीं दी और वो उसी जगह रह गई। पास पहुंचकर कुमारों ने देखा कि 7 आदमी जमीन पर बेहोश पड़े हैं। सभी के बदन पर स्याह लबादा और चेहरों पर स्याह नकाब था। थोड़ी देर तक दोनों ताज्जुब की निगाह से उन सभी की ओर देखते रहे और इसके बाद एक के चेहरे पर से नकाब हटाने का इरादा किया, मगर उसी समय ऊपर से पुनः दरवाजा या खिड़की खुलने की आवाज आई। आनंद सिंह, मालूम होता है कि और भी 2-4 आदमी यहां उतारे जाएंगे। इंद्रजीत सिंह, शायद ऐसा ही हो, यहां से हटकर और आड़ में होकर देखना चाहिए। आनंद सिंह, 7 बेहोशों की तरफ इशारा करके, यदि इन लोगों को इनके किसी दुश्मन ने यहां पहुंचाया हो और अब की दफे कोई आकर इनकी जान। इंद्रजीत सिंह, नहीं नहीं, अगर ये सब लोग मारे जाने लायक होते और जिन लोगों ने इन्हें नीचे उतारा है वे इनके जानी दुश्मन होते तो धीरे से उतारने के बदले ऊपर से धक्का देकर नीचे गिरा देते। खैर, ज्यादा बातचीत का मौका नहीं है, इस पेड़ की आड़ में हो जाओ, फिर देखो हम सब पता लगा लेते हैं। बस हटो, जल्दी करो। बेचारे आनंद सिंह कुछ जवाब न दे सके और वहां से थोड़ी दूर हटकर एक पेड़ की आड़ में हो गए। इस समय चंद्रदेव अपनी छावनी की तरफ जा रहे थे और पेड़ों की आड़ पड़ जाने के कारण उस जगह कुछ अंधकार सा छा गया था, जहां वे 7 बेहोश पड़े हुए थे और इंद्रजीत खड़े थे। इंद्रजीत सिंह हाथ में तिलिस्मी खंजर लेकर फुर्ती से इन 7 के बीच में छिपकर लेट रहे। दोनों तरफ से 2 आदमियों के लबादे को भी अपने बदन पर ले लिया और पड़े पड़े ऊपर की तरफ देखने लगे। एक आदमी कमंद के सहारे नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। जब वो जमीन पर उतरकर उन 7 आदमियों की तरफ आया तो इंद्रजीत सिंह ने फुर्ती से हाथ बढ़ाकर तिलिस्मी खंजर उसके पैर से लगा दिया। साथ ही वो आदमी कांपा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इंद्रजीत सिंह पुनः उसी तरह लेट ऊपर की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक और आदमी उसी कमंद के सहारे नीचे उतरा, जो घूम घूम के गौर से उन 7 को देखने लगा। जब वो कुमार के पास आया, कुमार ने उसके पैर से भी तिलिस्मी खंजर लगा दिया और वो भी पहले की तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुंवर इंद्रजीत लेटे लेटे और भी किसी के आने का इंतजार करने लगे, मगर कुछ देर हो जाने पर भी कोई तीसरा दिखाई न पड़ा। कुमार उठ खड़े हुए और आनंद सिंह भी उनके पास चले आए। इंद्रजीत सिंह, तुम इसी जगह मुस्तैद रहकर इन सभी की निगहबानी करो, हम इसी कमंद के सहारे ऊपर जाकर देखते हैं कि वहां क्या है। आनंद सिंह, आपका अकेले ऊपर जाना तो ठीक न होगा, कौन ठिकाना वहां दुश्मनों की बारात लगी हो। इंद्रजीत सिंह, कोई हर्ज नहीं, जो कुछ होगा देखा जाएगा, मगर तुम यहां से मत हिलना। इतना कहकर इंद्रजीत सिंह उसी कमंद के सहारे बहुत जल्द ऊपर चढ़ गए और खिड़की के अंदर जाकर एक लंबे चौड़े कमरे में पहुंचे, जहां यद्यपि बिल्कुल सन्नाटा था मगर एक चिराग जल रहा था। इस कमरे में दूसरी तरफ बाहर निकल जाने के लिए एक बड़ा सा दरवाजा था। कुमार वहां चले गए और एक पैर दरवाजे के बाहर रख झांकने लगे। एक दूसरा कमरा नजर पड़ा, जिसमें चारों तरफ छोटे छोटे कई दरवाजे थे, मगर सब बंद थे और सामने की तरफ एक बड़ा सा खुला हुआ दरवाजा था। कुमार उस खुले हुए दरवाजे में चले गए और झांक कर देखने लगे। एक छोटा सा नजरबाग दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें और बीच में एक छोटी सी बावली थी। बाग में 2 बीघे से ज्यादा जमीन न थी और फूल पत्तों के पेड़ भी कम थे। बावली के पूरब तरफ एक आदमी हाथ में मशाल लिए खड़ा था और उस मशाल में से बिजली की तरह बहुत ही तेज रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी एकदम स्थिर थी, अर्थात हवा लगने से हिलती न थी, और उस एक ही रोशनी से तमाम बाग में ऐसा उजाला हो रहा था
कि वहां का एक एक पत्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था। कुंवर इंद्रजीत सिंह ने बड़े गौर से उस आदमी को देखा जिसके हाथ में मशाल थी, और उनको निश्चय हो गया कि ये आदमी असली नहीं बनावटी है। अस्तु ताज्जुब से कुछ देर तक वे उसकी तरफ देखते रहे। इसी बीच में बाग के उत्तर वाली दालान में से एक आदमी निकलकर बावली की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा, और कुमार ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये राजा गोपाल सिंह है। कुमार ने उन्हें पुकारने का इरादा किया ही था कि उसी दालान में से और 4 आदमी आते हुए दिखाई दिए, और इनकी सूरत शक्ल भी पहले आदमी के समान ही थी, अर्थात ये चारों भी राजा गोपाल सिंह ही मालूम पड़ते थे, जिससे कुंवर इंद्रजीत सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ और वे बड़े गौर से इनकी तरफ देखने लगे। वे चारों आदमी जो पीछे आए थे खाली हाथ न थे, बल्कि 2 आदमियों की लाशें उठाए हुए थे। धीरे धीरे चलकर वे चारों आदमी उस बनावटी मूरत के पास पहुंचे जिसके हाथ में मशाल थी। वे दोनों लाशें उसी के पास जमीन पर रख दी, और तब 5 गोपाल सिंह मिलकर बड़े धीरे धीरे कुछ बातें करने लगे जिसे कुंवर इंद्रजीत सिंह किसी तरह सुन नहीं सकते थे। पहले आदमी को देखकर और गोपाल सिंह समझकर कुमार ने आवाज देना चाहा था, मगर जब और भी 4 गोपाल सिंह निकल आए तब उन्हें ताज्जुब मालूम हुआ, और ये समझकर कि कदाचित इन 5 में से एक भी गोपाल सिंह न हो, वे चुप रह गए। उन 5 गोपाल सिंह की पोशाक एक ही रंग ढंग की थी, बल्कि उन दोनों लाशों की पोशाक भी ठीक उन्हीं की तरह थी। यद्यपि उन लाशों का सिर कटा हुआ और वहां मौजूद न था, मगर उन 5 गोपाल सिंह की तरफ ख्याल करके देखने वाला उन लाशों को भी गोपाल सिंह बता सकता था। कुमार को चाहे इस बात का ख्याल हो गया हो कि इन सभी में से कोई भी असली गोपाल सिंह न होंगे, मगर फिर भी वे उन सभी को बड़े ताज्जुब और गौर की निगाह से देखते हुए सोच रहे थे कि इतने गोपाल सिंह बनने की क्या जरूरत पड़ी, और उन दोनों लाशों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया या किसने किया। जिस दरवाजे में कुंवर इंद्रजीत सिंह खड़े थे उसी के आगे बाईं तरफ घूमती हुई छोटी सीढ़ियां नीचे उतर जाने के लिए थी। कुंवर इंद्रजीत सिंह ने कुछ सोच विचार कर चाहा कि इन सीढ़ियों की राह नीचे उतरकर 5 गोपाल सिंह के पास जाएं और उन्हें जबरदस्ती रोककर असल बात का पता लगावें, मगर इसके पहले किसी के आने की आहट मालूम हुई, और पीछे घूमकर देखने से कुंवर आनंद सिंह पर निगाह पड़ी। इंद्रजीत सिंह, तुम क्यों चले आए? आनंद सिंह, आपको मैंने कई दफे नीचे से पुकारा, मगर आपने कुछ जवाब न दिया तो लाचार यहां आना पड़ा। इंद्रजीत, क्यों? आनंद सिंह, राजा गोपाल सिंह की आज्ञा से। इंद्रजीत सिंह, राजा गोपाल सिंह कहाँ हैं? आनंद सिंह, उन दोनों आदमियों में से जो नीचे उतरे थे और जिन्हें आपने बेहोश कर दिया था, एक राजा गोपाल सिंह थे। जब आप ऊपर चढ़ाए तब मैंने एक का नकाब हटाया और तिलिस्मी खंजर की रोशनी में चेहरा देखा तो मालूम हुआ कि गोपाल सिंह है। उस समय मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि बेहोश करने के बाद आपने उनकी सूरत नहीं देखी। अगर देखते तो उन्हें छोड़कर यहां ना आते। खैर, जब मैंने उन्हें पहचाना तो होश में लाने के लिए उद्योग करना उचित जाना। अस्तु तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी उनके बदन में लगाई, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो होश में आए और उठ बैठे। होश में आने के बाद पहले पहले जो कुछ उनके मुंह से निकला वो ये था कि कुंवर इंद्रजीत सिंह ने धोखा खाया। मुझे बेहोश करने की क्या जरूरत थी? मैं तो खुद उनसे मिलने के लिए यहां आया था। इतना कहकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। यद्यपि उस समय चांदनी वहां से हट गई थी, मगर उन्होंने मुझे बहुत जल्द पहचान लिया और पूछा कि तुम्हारे बड़े भाई कहाँ हैं। मैंने उनसे कुछ छिपाना उचित न जाना और कह दिया कि इसी कमंद के सहारे ऊपर चले गए हैं। ये सुनकर वे बहुत रंज हुए और क्रोध से बोले कि सब काम लड़कपन और नादानी का किया करते हैं, उन्हें बहुत जल्द ऊपर से बुला लो। मैंने आपको कई दफे पुकारा मगर आप न बोले। तब उन्होंने घुड़क के कहा कि क्यों व्यर्थ देर कर रहे हो, तुम खुद ऊपर जाओ और जल्द बुला लाओ। मैंने कहा कि मुझे यहां से हटने की आज्ञा नहीं, आप खुद जाइए और बुला लाइए। मगर इतना सुनकर वे और भी रंज हुए और बोले, अगर मुझ में ऊपर जाने की ताकत होती तो मैं तुम्हें इतना कहता ही नहीं। बेहोशी के कारण मेरी रग रग कमजोर हो रही है। तुम अगर उनको बुला लाने में विलंब करोगे तो पछताओगे। बस, अब मैं इससे ज्यादा और कुछ न कहूंगा। जो ईश्वर की मर्जी होगी और जो कुछ तुम लोगों के भाग्य में लिखा होगा सो होगा। उनकी बातें ऐसी ना थीं कि मैं सुनता और चुपचाप खड़ा रह जाता। आखिर लाचार होकर आपको बुलाने के लिए आना पड़ा। अब आप जल्दी चलिए, देर न कीजिए। आनंद सिंह की बातें सुनकर इंद्रजीत सिंह को बहुत रंज हुआ और उन्होंने क्रोध भरी आवाज में कहा, आखिर तुमसे नादानी हो ही गई। आनंद सिंह आश्चर्य से, सो क्या? इंद्रजीत सिंह, तुमने उस दूसरे के चेहरे पर की भी
नकाब हटाकर देखा कि वो कौन था? आनंद सिंह: जी नहीं। इंद्रजीत सिंह: तब तुम्हें कैसे विश्वास हुआ कि ये राजा गोपाल सिंह ही हैं? जब चेहरे पर से नकाब हटाकर देखा ही था तो पानी से मुंह धोकर भी देख लेना था। क्या तुम भूल गए कि राजा गोपाल सिंह के पास भी इसी तरह का तिलिस्मी खंजर मौजूद है, अतः उनके ऊपर इस खंजर का असर क्यों होने लगा था? आनंद सिंह सिर नीचा करके: बेशक मुझसे भूल हुई। इंद्रजीत सिंह: भारी भूल हुई। छोटे बाघ की तरफ बताकर: देखो यहां 5 राजा गोपाल सिंह हैं। क्या तुम कह सकते हो कि 5 राजा गोपाल सिंह हैं? आनंद सिंह ने उस छोटे बगीचे की तरफ झांक कर देखा और कहा, बेशक मामला गड़बड़ है। इंद्रजीत सिंह: खैर अब तो हमें लौटना ही पड़ेगा। हम चाहते थे इन सभी का कुछ भेद मालूम करें, मगर खैर। इतना कहकर इंद्रजीत सिंह लौट पड़े और उस कमरे को लांघ कर दूसरे कमरे में पहुंचे जिसमें विसातों खिड़कियां थीं। यकायक इंद्रजीत सिंह की निगाह एक लिफाफे पर पड़ी, जिसे उन्होंने उठा लिया और चिराग के पास ले जाकर पढ़ा। लिफाफा बंद था और उस पर यह लिखा हुआ था, इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह जोग लिखी गोपाल सिंह। कुमार ने लिफाफा फाड़कर चिट्ठी निकाली और देखते ही कहा, इस चिट्ठी पर किसी तरह का शक नहीं हो सकता। बेशक ये भाई साहब के हाथ ही की लिखी है और मामूली निशान भी है। इसके बाद वे चिट्ठी पढ़ने लगे। आनंद सिंह ने देखा कि चिट्ठी पढ़ते पढ़ते इंद्रजीत सिंह के चेहरे का रंग कई दफे बदला और जैसे जैसे पढ़ते जाते थे रंज की निशानी बढ़ती जाती थी। वे जब कुल चिट्ठी पढ़ चुके तो एक लंबी सांस लेकर बोले, अफसोस, बहुत बड़ी भूल हुई। और वो चिट्ठी पढ़ने के लिए आनंद सिंह के हाथ में दे दी। आनंद सिंह ने चिट्ठी पढ़ी। ये लिखा हुआ था, किशोरी, कामनी, लक्ष्मी देवी, कमला, लाडली और इंदिरा को आपके पास तिलिस्म में भेजते हैं। देखिए, इन्हें संभालिए और एक क्षण के लिए भी इनसे अलग न होइए। मुंदर हमारे तिलिस्मी बाग में घुसी हुई है। हम 8 आना उसके कब्जे में आ गए हैं। लीला ने धोखा देकर हमारे कुछ भेद मालूम कर लिए, जिसका सबब और पूरा पूरा हाल लक्ष्मी देवी या कमलिनी की जुबानी आपको मालूम होगा, जिन्हें हमने सब कुछ बता और समझा दिया है। कई बातों के ख्याल से सभी को बेहोश करके कमंद द्वारा आपके पास पहुंचाते हैं। खबरदार, एक क्षण के लिए भी इन लोगों से अलग न हो और किसी बनावटी गोपाल सिंह का विश्वास न करें। आज कम से कम 20-25 आदमी गोपाल सिंह बने हुए कार्रवाई कर रहे हैं। हम जरा तरद्दुद में पड़े हुए हैं, मगर कोई चिंता नहीं, भैरव सिंह हमारे साथ हैं। आप बाग के इस दर्जे को तोड़कर दूसरी जगह पहुंचिए और ये काम रात भर के अंदर होना चाहिए। शिवरामे गोपाल मेरावशी शुलेख। चिट्ठी पढ़कर आनंद सिंह को भी बड़ा अफसोस हुआ और अपने किए पर पछताने लगे। सच तो यों है कि दोनों ही भाइयों को इस बात का अफसोस हुआ कि किशोरी, कामनी इत्यादि को अपने पास आ जाने पर भी देखे और होश में लाए बिना छोड़कर इधर चले आए और व्यर्थ की झंझट में पड़े, क्योंकि दोनों कुमार किशोरी और कामनी की मुलाकात से बढ़कर दुनिया में किसी चीज को पसंद नहीं करते थे। दोनों कुमार जल्दी जल्दी उस कमरे के बाहर हुए और उस खिड़की में पहुंचे जिसमें कमंद लगा हुआ छोड़ आए थे। मगर आश्चर्य और अफसोस की बात थी कि अब उन्होंने उस कमंद को खिड़की में लगा हुआ ना पाया, जिसके सहारे वे नीचे उतर जाते। शायद किसी नीचे वाले ने उस कमंद को हटा लिया था। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।